दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी 5वीं किताब। ओहो, इतने ऊंचे कैसे चढ़ूं? कहीं गिर गई तो हाथ पैर टूट जाएंगे। दादी दुविधा में थी। एक तरफ पोते का प्रेम भरा आग्रह और दूसरी ओर शारीरिक लाचारी। दादी मन ही मन छज्जे से साइकिल निकालने की राह तलाशी रही थी कि सबलू ने उनकी पीठ पर चढ़कर अपने दोनों हाथ उनके गले में डाल दिए। दादी, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ जाता हूं, तुम खड़ी हो जाओ तो मैं पा जाऊंगा अपनी साइकिल। सबलू की जिद के आगे कुछ पल के लिए दादी की शारीरिक दुर्बलता फुर्र हो गई और वो सबलू को कंधे पर बैठाकर मजबूती के साथ खड़ी हो गईं। तो आइए सुनते हैं मन को खुश कर देने वाली एक शरारती बच्चे की कहानी। दादी, मम्मी ने मेरी साइकिल ऊपर छज्जे पर रख दी है, मुझे चलानी है साइकिल, निकाल दो ना। कितनी अच्छी है मेरी दादी। मासूम सबलू दादी का मनुहार करते हुए बोला। अरे सबलू, इतने ऊपर से मैं कहां निकाल पाऊंगी तेरी साइकिल, जा मम्मी से कह के निकलवा ले। नहीं दादी, मम्मी से नहीं कहूंगा, मारेगी मुझे, प्लीज दादी। ओहो, क्या करूं, इतने ऊंचे कैसे चढ़ूं? कहीं गिर गई तो हाथ पैर टूट जाएंगे। दादी दुविधा में थी। एक तरफ पोते का प्रेम भरा आग्रह और दूसरी ओर शारीरिक लाचारी। दादी मन ही मन छज्जे से साइकिल निकालने की राह तलाश ही रही थी कि सबलू ने उनकी पीठ पर चढ़कर अपने दोनों हाथ उनके गले में डाल दिए। दादी, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ जाता हूं, तुम खड़ी हो जाओ तो मैं पा जाऊंगा अपनी साइकिल। दादी समझ गईं कि सबलू मानेगा नहीं, साइकिल निकलवा के ही छोड़ेगा। सबलू की जिद के आगे कुछ पल के लिए दादी की शारीरिक दुर्बलता फुर्र हो गई और वो सबलू को कंधे पर बैठाकर मजबूती के साथ खड़ी हो गईं। ले निकाल ले जल्दी। दादी के कंधे पर चढ़ा सबलू छज्जे की ओर उचका ही था, तभी मां सुनैना की तेज आवाज आई। क्या हो रहा है ये? मैंने कहा था ना कि अब साइकिल नहीं चलानी है, फिर क्यों निकाल रहा है इसे? और आप भी ना मम्मी, बच्चों के साथ बच्चों जैसी हो जाती हैं। आप ही के कारण ये जिद्दी होता चला जा रहा है। बच्चों को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। सुनैना की सख्त आवाज सुनकर सबलू और दादी दोनों की बोलती बंद हो गई। दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था मानो रगे हाथ चोरी करते हुए पकड़े गए हों। बहू, बच्चा है, इतना टाइट भी मत रखो कि आगे चलकर दब्बू हो जाए। ये कहकर दादी पलंग पर बैठ गईं। सबलू उनके कंधे से धीरे से उतरा और भाग खड़ा हुआ। दादी पोते का यह प्रेम देखकर सुनैना का हृदय तर हो गया था। उसने अपनी आवाज को केवल सबलू के लिए सख्त किया था। सबलू लगातार जिद्दी और शैतान होता चला जा रहा था। अभी 3 दिन पहले ही साइकिल से गिरकर लहूलुहान हो चुका था अपने पालतू डागी रोमियो के साथ रेस कंपटीशन में। सबलू सड़क पर हवा की गति से दौड़ रहे रोमियो का पीछा कर रहा था और उससे आगे निकलना चाह रहा था। आगे निकलने की इसी कंपटीशन में सबलू की साइकिल अनियंत्रित होकर शर्मा जी की बाउंड्री वाल से टकरा गई थी। सबलू मुंह के बल गिरा था। गनीमत थी कि गहरी चोट नहीं आई, लेकिन उसके दोनों घुटने छिल गए थे। सबलू के घाव में हल्दी लगाने के बाद सुनैना ने ये कहते हुए साइकिल छज्जे पर टांग दी थी कि अब जो दोबारा साइकिल का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। सबलू ने जब देर तक रोना बंद नहीं किया तो गुस्साई सुनैना ने तमाचा जड़कर उसे चुप कराया था। छज्जे पर टंगी साइकिल को एकटक देखता हुआ सबलू सुनैना की गोद में ही सो गया था। बच्चे तो शैतानियां करते ही हैं। सबलू भी शैतान था, लेकिन सुनैना की नजर में थोड़ा ज्यादा। ऊपर से दादी का प्यार
उसे उद्दंड भी बना रहा था। सबलू की शैतानियां सुनैना के लिए सिरदर्द बनती जा रही थीं। अक्सर वो गिरता पड़ता रहता था। एक घाव ठीक होता तो दूसरा घाव लेकर सुनैना के सामने खड़ा हो जाता। कभी पड़ोसी की बिटिया रिंकी के धक्का देने का बहाना, तो कभी सीढ़ी पर पानी पड़े होने के कारण फिसलने का बहाना। सबलू आए दिन एक नए बहाने के साथ एक नई चोट लेकर मां सुनैना के सामने सफाई देता हुआ दिख जाता। लिहाजा सुनैना ने उस पर लगाम कसनी शुरू कर दी। सबलू जिस दिन साइकिल से गिरा उस दिन सुनैना रात भर उसके बारे में सोचती रही। लगता है हमारे अधिक लाड़ प्यार के कारण इसकी आदतें खराब होती जा रही हैं। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा होकर बिगड़ जाएगा। उस रात सुनैना ने सबलू के लिए खुद को सख्त बनाने का मन बना लिया था। सुनैना एक छोटे से शहर सतना में अपने पति, सास और 5 साल के बेटे सबलू के साथ रहती थी। सबलू इसी साल से पास में ही एक सरकारी स्कूल में जाने लगा था। सबलू की शैतानियों को छोड़कर सुनैना को कोई टेंशन नहीं थी। शिक्षक पद की छोटी सी कमाई में बिंदास जिंदगी जी रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सासू माँ के साथ उसका दोस्ताना व्यवहार था। सासू माँ को वो मम्मी कहकर बुलाती थी। घर के कामों से फुर्सत होने के बाद सुनैना रात में मम्मी के पास थोड़ा समय रोज बिताती। इस दौरान वो मम्मी को खाना खिलाती और दिन भर का हाल चाल साझा करती। उसे मालूम था कि बुजुर्ग सास के लिए उसके कुछ पल एक टॉनिक के रूप में काम करते हैं। मम्मी भी देर तक सुनैना के साथ ठहाके लगाती और उसे सुबह जल्दी जागने की हिदायत देकर सो जाती। रोज की भांति आज भी सुनैना फुर्सत होने के बाद मम्मी के पास पहुंची। आज वो थोड़ा उलझी सी दिख रही थी। मम्मी ने कारण पूछा तो वो मंद स्वर में बोली, मम्मी, मेरी भाभी देवायनी का फोन आया था। कह रही थी अगले हफ्ते 2 दिन के लिए तुम्हारे घर आऊंगी घूमने। साथ में उनका बेटा रीशु और भैया भी आएंगे। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी भौजाई पहली बार तुमसे मिलने आ रही है। बहू, आजकल ऐसे मौके नसीब वालों को मिलते हैं, वरना किसे फुर्सत है कहीं आने जाने की। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मम्मी। लेकिन क्या? मम्मी बीच में ही बोल पड़ी। मम्मी, आप तो जानती हैं ना, मेरे भैया भाभी बहुत रईस है। मुंबई जैसे बड़े शहर में महल नुमा घर में रहते हैं। 4 गाड़ियां हैं घूमने फिरने के लिए, और ये हमारा छोटा सा बिखरा हुआ घर। न जाने क्या सोचेंगी भाभी। सुनैना ठिठकते हुए बोली। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें अपने छोटे से घर को लेकर शर्म आ रही है। अरे बहू, घर छोटा या बड़ा नहीं होता, उसमें रहने वाले लोग छोटे और बड़े होते हैं। भाभी का इतना सत्कार करना कि वो उसमें डूब जाएं, फिर उन्हें तुम्हारा ये घर बिल्कुल छोटा न दिखेगा। मम्मी ने मुस्कुराकर सुनैना के सिर पर हाथ रखा। दूसरे दिन से सुनैना ने घर को सजाना शुरू कर दिया। सुनैना घर की चीजों को व्यवस्थित करते हुए बीच बीच में सबलू को हिदायत भी देती रहती। देखो, मामा मामी आ रहे हैं, कोई भी सामान इधर उधर न बिखराना। उनका बेटा रीशु भी आएगा, उसके साथ खेलना, लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसी शैतानी न कर बैठना कि मेरी बेइज्जती हो जाए। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है रीशु, ढंग से रहना उसके साथ। बीते 5-6 दिनों से मम्मी की ये हिदायतें 1-2 बार रोज सबलू को सुननी पड़ती। सुनैना को डर था कि सबलू कहीं कोई ऐसी हरकत न कर बैठे जो भैया भाभी और रीशु को पसंद न आए। घर को सजाते संवारते सुनैना के 1 हफ्ते ऐसे बीत गए कि उसे पता ही नहीं चला। उसे लग रहा था कि यदि थोड़ा समय और मिल जाता तो भैया भाभी के लिए और अच्छे इंतजाम कर लेती। अगले दिन सुबह सुनैना के घर के सामने एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। सुनैना ने दौड़कर भैया भाभी की अगवानी की।
भाभी देवायनी को पहली बार अपने घर में पाकर वो खुशी से पागल हो रही थी। लेकिन देवायनी जब सुनैना के घर में घुसी तो उसकी नाक थोड़ी सिकुड़ सी गई। जितना छोटा ये शहर है उतना ही छोटा घर है इसका। यहां कैसे गुजारा होता होगा सुनैना का। सुनैना के घर में केवल 3 कमरे, एक रसोई और छोटा सा बैठका था। एक कमरे में देवी देवताओं का डेरा था, एक में सुनैना की सास का और एक कमरे में बच्चे व पति के साथ वो खुद रहती थी। लंबा सफर तय करके आई देवायनी ने बैठने के पहले ही सुनैना से पूछा, मेरे सोने का इंतजाम कहाँ किया है तुमने? बाथरूम तो अटैच है ना कमरे के साथ? सुनैना हंसते हुए बोली, पूरा घर है आपका भाभी, जहां मन हो वहां सो जाइएगा। सुनैना के जवाब से ऐसा लग रहा था मानो कोई कमी नहीं है उसके घर में। इधर सुनैना भैया भाभी के लिए चाय नाश्ते के इंतजाम में लग गई, उधर सबलू रीशु को साथ लेकर अपना घर दिखाने चल पड़ा। रीशु सबलू से साल भर बड़ा था, इसलिए वो उसे भैया भैया कह के पुकार रहा था। दोनों पूजा वाले कमरे में घुस गए। रीशु एक बड़ी सी अलमारी में रखी देवी देवताओं की तस्वीरों को ऐसे देख रहा था मानो इनसे उसका पहली बार वास्ता पड़ा हो। अलमारी में ऊपर चीनी मिट्टी की एक राधा कृष्ण की खूबसूरत प्रतिमा रखी थी। रीशु ऊपर चढ़कर प्रतिमा को निकालने लगा। इसी दौरान वो उसके हाथ से छूट गई। पहले जो राधा कृष्ण साथ में थे जमीन पर गिरते ही अलग अलग हो गए। कुछ गिरने की आवाज सुनकर दादी कमरे में आईं और जब उन्होंने अपने कन्हैया को राधा से अलग देखा तो उनका कलेजा सूख गया। सबलू झट से बोला, रीशु भैया ने तोड़ी है। दादी चुपचाप लौट गईं। कुछ देर में सुनैना भी पहुंची और चलो कोई बात नहीं है कहकर रीशु और सबलू को अपने साथ ले गई। रीशु जब से सुनैना के घर आया तब से शांत नहीं बैठा। उसकी हरकतें देखकर लग रहा था कि अगर ये 2-3 दिन और रह गया तो घर का कोई सामान सही सलामत न बचेगा। सुनैना को आश्चर्य हो रहा था कि फोन पर तो रीशु के शांत स्वभाव की प्रशंसा करते भाभी थकती न थी। न जाने यहां आते ही उसको क्या हो गया। देर रात तक सुनैना भाभी से बातें करती रही और रीशु और सबलू टीवी पर कार्टून सीरियल देखते रहे। सुबह सबके उठने के पहले ही रीशु जाग गया। उसने सबलू को भी जगाया और उसे लेकर छत पर चला गया। दोनों छत पर खेल रहे थे। इसी दौरान रीशु को न जाने क्या सूझी। वो सबलू का हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें एक जादू दिखाऊं? तुम कहो तो मैं इस पानी की टंकी को पिचकारी बना सकता हूं। पिचकारी? सबलू के मन में उत्सुकता जागी। बनाकर दिखाओ तो। रीशु ने वहीं पड़ी एक बड़ी सी कील उठाई और ईंट का एक टुकड़ा लेकर कील टंकी में ठोंक दी। टंकी से पानी की पतली धार तेजी के साथ निकल पड़ी। रीशु हंसा, देखा ना टंकी कैसे बन गई पिचकारी? ऐसे ही ना निकलता है पिचकारी से पानी। सबलू को काटो तो खून नहीं। उसे लगा कि आज मम्मी के हाथों उसकी खातिरदारी तय है। टंकी का पानी पूरे छत पर फैल गया और जब पानी की धार नीचे गिरने लगी तो सुनैना भागी भागी ऊपर आई। रीशु ने उसे बहुत ही सहजता से बताया, मैं तो सबलू को जादू दिखा रहा था, टंकी को पिचकारी बनाने का। सुनैना समझ गई और तुरंत प्लम्बर को फोन किया। अब सुनैना को यकीन हो गया था कि रीशु का यहां ज्यादा दिन रहना उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा। हालांकि 2 दिन बीत चुके थे। कल भैया भाभी को जाना था, लेकिन रात में रीशु क्या कर बैठे ये सोचकर सुनैना सहमी हुई थी। रात में खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। सबलू अपनी सारी किताब कापियां निकालकर रीशु को दिखा रहा था। वो बता रहा था कि उसके टीचर ने अब तक क्या क्या पढ़ाया है। इसी बीच रीशु का फितरती दिमाग फिर दौड़ा। सबलू, मुझसे एक जादू और आता है। तुम्हारे पास 4 किताबें हैं ना?
कहो तो मैं इन्हें 5 कर सकता हूं। कैसे भैया? सबलू के मन में फिर उत्सुकता हुई। तुम आंख बंद करो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे लिए 5वीं किताब बनाकर देता हूं। सबलू ने आंखें बंद कर लीं। ऋषु ने चारों किताबों के 10-10 पन्ने फाड़े और उन्हें गोंद से चिपकाकर एक नई किताब बना दी। फिर सबलू को आंख खोलने के लिए कहा। सबलू 5वीं किताब देखकर दंग रह गया। ऋषु भैया, कमाल का जादू करते हैं आप। न कहीं गए, न कुछ लाए, बैठे बैठे ही एक नई किताब बना दी। नई किताब बनाने की ऋषु के तकनीक की जानकारी सुनैना को तब हुई जब उसके जाने के बाद एक दिन वो सबलू को पढ़ाने बैठी। उस दिन सुनैना को लगा कि मेरे सबलू का सरकारी स्कूल ही ठीक है। उस जैसी छोटी मोटी शैतानियां तो हर बच्चे करते हैं। सबलू को जड़े गए हर तमाचे पर सुनैना को अफसोस हो रहा था। सुनैना सोच रही थी, बड़े कॉन्वेंट स्कूल वाले बच्चों का दिमाग तो बहुत तेज चलता है। यदि ऐसे ही मेरे सबलू का दिमाग चलने लग जाए तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। सबलू को बात बात पर तमाचा जड़ने वाली सुनैना आज उसे देर तक छाती से चिपकाए रही। आज उसे अपना सबलू बड़ा सीधा साधा लग रहा था। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।